हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा क्योंकि बोर्ड आने वाला है। 27 से बोर्ड है। आपको साइंस का जो पेपर है वो शायद 4 मार्च को है। ठीक है, तो आई होप आप लोग का तैयारी तो अच्छा से चल ही रहा होगा। बट फिर भी मैं आपको है सैम्पल पेपर का जो असेसमेंट नंबर है फर्स्ट है मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ओसवाल का सैम्पल पेपर का सेल्फ असेसमेंट सेकेंड करवाने जा रहा हूँ। ओके, अगर आपको इनसे किसी भी तरीके का आपको कोई भी डाउट होता है तो भी आप हमें कमेंट करेंगे। मैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं उसको डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 है सेल्फ असेसमेंट पेपर 2 का मैं 1 बाय 1 मैं देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है The above experiment setup shows reaction between the metal and acid, metal carbonate, metal hydrogen carbonate and metal oxide। ठीक है, ये आपको पता है कि जब हम लोग एसिड को रिएक्ट करवाते हैं मेटल से तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। एसिड को रिएक्शन करवाते हैं बेस से तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। बट यहाँ पे दिया गया है जो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ और आप है आपके पास सैंपल पेपर होगी तो आप ओपन करके बैठिए और आपको वहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। तो उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट कर रहा है। तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो डेफिनेट है वहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो उस केस में आपको सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि जब मेटल किसके साथ इनमें से कौन से है जिसके साथ लिबरेट करके हाइड्रोजन गैस रिलीजेस करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है तो हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीजेज होती है। तो उस केस में जब हम लोग है माचिस की तिल्ली वहाँ पे जला करके ले जाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को हम लोग पॉप साउंड बोलते हैं। बट यहाँ पे तो यही हो रहा है। तो इस केस में देखा जाए तो आपको यहाँ पे मेटल जब रिएक्ट करेगा आपको एसिड से तो इस केसेस में आपको है क्या बनाएगा, आपको हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो एसिड जब रिएक्ट करता है किससे, मेटल से, कोई भी मेटल हो तो ये जो बनाते हैं वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो हो जाएगा वो एसिड होगा। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है किससे, आपका एसिड से, उस केस में आपका फॉर्मेशन जो होता है वो सॉल्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर होता है। बट यहाँ पे मेटल पूछ रहा है तो मेटल के अकॉर्डिंग हमारा कौन हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, which of the following metals are obtained by electrolysis? Which of the following metals are obtained by electrolysis? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा मोल्टेन स्टेट में हम लोग इनमें से कौन सा मेटल है जो कि हम लोग ऑब्टेन करते हैं। आपको पता है सबसे ऊपर में रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम रहता है, उसके बाद आपका रहता है आपका पोटेशियम के बाद आपका सोडियम रहता है, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम एंड सो ऑन, लास्ट में पीटी रहता है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं मोल्टेन स्टेट में उसके क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए सोडियम हो गया और आपका कैल्शियम हो गया। तो सोडियम और कैल्शियम जो है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो मोल्टेन स्टेट में हम लोग सोडियम और कैल्शियम के ही क्लोराइड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट और सेकेंड, इनमें से कौन है, फर्स्ट और सेकेंड डी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, तो सेकंड का हम लोग है मोल्टेन स्टेट में उसके क्लोराइड को हम लोग अलग जो करते हैं वो हमें क्या है, सोडियम और कैल्शियम को। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इन द सोप माइसेल्स। आपको पता है कि जब सॉप जो होता है वो सॉप जो होती है वो सोडियम और हाइड्रोकार्बन चेन का लॉन्ग चेन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक इसमें हाइड्रोफोलिक होता है और एक होता है हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों अलग अलग है। हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया वाटर रिपेलेंट
रिपेलिंग, और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या, वाटर लविंग। तो वाटर लविंग जो होता है वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और हाइड्रोफोबिक जो होगा वो आपका क्या हो गया, वाटर रिपेलिंग, मतलब ऑयल लविंग हो गया। नंबर तक बता दिया हूँ। थर्ड नंबर भी आपको बता दिए कि माइसेल्स जो होता है वो वाटर लविंग, एक माइसेल्स का दो पार्ट होता है, हेड और टेल। एक होता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे Na+ होता है, Na- होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग हो गया, ओके। ये हो गया आपका वाटर लविंग। ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है, ओके। हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक जो हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया वाटर रिपेलिंग, और यहाँ पे हो गया हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग, ओके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, बट हमको जो ऑबिटेन करना है यहाँ पे, हमको जो ऑबिटेन करना है यहाँ पे, आप देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 मीन्स यहाँ पे है कि पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, ठीक है। पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, आप पेरेंट एसिड ऐसा कौन सा एसिड लेंगे और ऐसा कौन सा बेस लेंगे, इन दोनों को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा कंपाउंड एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे पहले ही आपको बोल दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट हमको लेना है। कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो हमें कौन कौन से पेरेंट एसिड लेना पड़ेगा और कौन कौन से पेरेंट बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया है। तो हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो कंपाउंड जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगी, ठीक है। तो देखिए HCl जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, HCl को जब Na से NaOH को जब हम लोग HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो बनेगा NaCl बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, NaCl प्लस वाटर आ गया। यहाँ पे बोल क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहेगा, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड को जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट से तो H2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, अगर हम लोग इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो बनता है CaCO3 प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला, क्यों? क्योंकि एक पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस दोनों अलग अलग को हम लोग जब रिएक्शन करवाएं तो हमें जो मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिला। बट यहाँ पे आपके क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही हमें चाहिए, हमें कैल्शियम कार्बोनेट ही ऑब्टेन करना है। तो इनमें से कौन सा पेरेंट बेस और कौन सा है पेरेंट एसिड हम लोगों को रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा मिल ही गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। नंबरिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, सी और डी। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आंसर इज बी होगा, ठीक है। तो जब आप बी में H2CO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो इस केस में जो हमें मिलेगी, इस केस में जो हमें मिलेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर, K2CO3 क्लोरीन गैस जब रिएक्शन करवाएंगे, यानी हम लोग है पोटेशियम कार्बोनेट को क्लोरीन गैस से रिएक्शन करवाएंगे, तो वहां पे आपके क्वेश्चन में दिया गया नो चेंज। चलिए ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब रिएक्शन करवाएंगे तो नो चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग वाटर से हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे तो टर्न्स मिल्की होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब रिएक्ट करवाएंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से तो टर्न्स मिल्की होगा। तो किस केस में हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो टर्न्स मिल्की होगा, कि यहाँ पे नो चेंज बोल दिया है। हालांकि क्लोरीन गैस को जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो नो चेंज बोल दिया, तो पक्का ये तो होगा नहीं, श्योर ये वाला होने वाला है नहीं। आपको ये भी पता है कि हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं तो इस केस में भी मिल्की हो सकता था, बट क्वेश्चन में ही बोल दिया नो चेंज, तो ये भी क्लियर है कि नहीं होगा। नेक्स्ट, ये तो श्योर नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग पास करवाते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो टर्न्स मिल्की, यहाँ टर्न्स मिल्की बोला है बट हाइड्रोजन गैस के केस में नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा आपके आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका पोटेशियम कार्बोनेट को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो बनेगा वो टर्न्स मिल्की बनेगा। यस, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का राइट आंसर होगा K2CO3, मीन जो आपके आंसर हो जाएंगे इसके जो आंसर होंगे वो डी नंबर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 6 नंबर है आपका। 6 नंबर में दिया गया है कि अलग अलग है आपका पीएच वैल्यू दिया गया, अलग अलग सब्सटेंस का पीएच वैल्यू दिया गया यहाँ पे। तो ये है आपका सीरियल नंबर 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो सीरियल नंबर दिया हुआ आपका लेमन का 2.2 पीएच वैल्यू। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.2, विनेगर का पीएच वैल्यू 3.76 एंड डाइल्यूट एसिटिक एसिड का पीएच वैल्यू 3.0। ये आपका अलग अलग पीएच वैल्यू दिया गया। आपके पास सैंपल पेपर है तो आप ओपन करके उसमें देखिए। आपका ये बताना है ऑर्डर, आपका बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का। तो आपको ये पता होना चाहिए जितना पीएच वैल्यू कम होगा उसमें हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा जिसका पीएच वैल्यू कम होगा। जिसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि बीच में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के राइट हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारा यहाँ तक 7 होता है, सॉरी 14 होता है और यहाँ तक 7 होता है और ये हमारा 0 होता है। अगर 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 और 11 और 12 और 13 तो इधर जाते हैं तो H प्लस आयन यानी 0 to 14 जाएंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, वाइल OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, 7 से नीचे क्यों आएंगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, वाइल 0 to 7 जाएंगे तो H प्लस आयन क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। 7 to 14 जाएंगे तो H प्लस आयन डिक्रीज होगा, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। 7 to 14 जाएंगे तो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अभी बताइए 2.2 सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन होगा, तो ये वाला एसिडिक होगा। ठीक है, ये वाला एसिडिक होगा फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा एसिडिक, ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे कौन होगा, ये हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पे कौन हो, ये वाला हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ पे बताइए जो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक है तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, ये देखिए सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग बोल रहा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आपको कौन होगा, 2 के बाद इसमें अगर देखा जाए तो 2 के बाद 2 होगा, 2 के बाद आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा 2 1 4 3 मीन्स आपका आंसर इज सी। ओके, यानी कि पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ पे पीएच स्केल है और यहाँ पे वैल्यू ऑफ HCl एडेड है। जब आप किसी भी वाटर में कोई भी एसिड आप डालते हो तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और आपको ये पता होना चाहिए वाटर का जो पीएच वैल्यू वो 7 होता है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वाटर को हम लोग न्यूट्रल तो लेते हैं बट ये डिपेंड करता है कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसमें किस तरीके का है आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एसिड होगा वाटर या बेस होगा। हालांकि देखा जाए तो जनरली हम लोग वाटर को हम लोग न्यूट्रल ही मानते हैं। ओके,
तो यहाँ पे जब हम लोग पहले तो क्लियर है कि जब हम लोग वाटर में ऐड करेंगे कोई भी एसिड तो H प्लस आयन जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपके पास सैंपल है तो देख लीजिए। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली इंडोथर्मिक। ये इंडोथर्मिक तो होता नहीं है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जब भी हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो इंडोथर्मिक होता है, मतलब है कि एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक नहीं होता है। तो ये तो श्योर है कि होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। नहीं, अगर आप pH को यानी वाटर में जब आप एसिड डालोगे तो उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता नहीं है बल्कि वो घटता है। नेक्स्ट है pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली इन एडिशन ऑफ एसिड। हाँ, pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली ऑन एसिड, एडिशन ऑफ एसिड। जब आप वाटर में एसिड को डालोगे तो उसका pH जो होगा वो डिक्रीज होगा। ये सही है आपका, देखिए ये सही हो जाएगा, मतलब थर्ड नंबर आपका सही है। और भी है द pH ऑफ टैप वाटर वाज अराउंड 7.0। हाँ, ये पता है आपको कि वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। तो आपके आंसर जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। तो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, मतलब देखिए आप थर्ड नंबर फोर्थ नंबर कौन सा मिल रहा है, तो सी नंबर इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आपका, यहाँ पे आप देखिए सैम्पल पेपर में दिया गया है कि फ्लोबिंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I वैल्यूज अक्रॉस ए वायर, विच ऑफ द फ्लोबिंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस। आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ 13 नंबर क्वेश्चन में ये है 2, 4, 6 यहाँ पे करंट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट दिया गया है। दूसरा है इधर आपका है दिया गया है, यहाँ पे आपका है करंट है, इधर है आपका वोल्टेज दिया गया है, इधर आपका वोल्टेज है और इधर आपका करंट है। ठीक है, करंट है आपका, इधर करंट इधर वोल्टेज। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या प्रोपोर्शनल होता है। बट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि करंट जब बढ़ेगा तो अगर करंट तभी ही बढ़ेगा जब रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कम होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर रहे थे तो कांस्टेंट हम लोग ये कांस्टेंट मतलब हटा मतलब है प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटा रहे थे, तो हमारा जो कांस्टेंट आ रहा था और जो कांस्टेंट जो था वो R था। ठीक है, तो V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V को जब हम लोग हटाएंगे यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा कोई ना कोई है कांस्टेंट टर्म आता है, मीन्स IR आता है। तो V इज इक्वल टू IR हो गया और R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन IR हो जाते हैं। तो देखिए अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेंगे, करंट बढ़ेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी ओम्स लॉ फॉलो होता है तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो आपको बता दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर इन कांस्टेंट सिचुएशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो होता है वो वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसका ग्राफ भी बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। यहाँ पे दिया गया अभी है ग्राफ जो है वो देखिए यूनिफॉर्म दिया गया। तो यूनिफॉर्म दिया गया, इधर करंट हो गया और इधर वोल्टेज हो गया और यहाँ पे आपका कांस्टेंट दिया गया। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होंगे यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म आपका है, यहाँ पे ग्राफ भी दिया गया। तो आप यहाँ पे से आपको बताना है इसमें से कि इनमें से कौन होगा करेक्ट, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका वैल्यू ऑफ VI व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रेशियो। ये तो बिल्कुल गलत है, ये रेशियो आपको बता रहा है कि वैल्यू ऑफ जो VI है V अपॉन I जो होगा, ठीक है, वो रेशियो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द VI व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1.2। ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस ग्राफ इलस्ट्रेट द नॉन ओमिक लॉ। ये देखिए कहाँ से आपको लग रहा है कि नॉन ओमिक लॉ ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन शो कर दिया तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म होगा, ग्राफ जो होगा यूनिफॉर्म। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा।
While plotting this graph, the temperature remains constant. अभी मैं आपको बताया कि V is directly proportional to I when temperature remains constant. तो आपके इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा आपका आंसर C हो जाएगा। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो आपका C हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 में चूज द करेक्ट, आपको चूज करना है राइट आंसर। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज अ सिंपल रूल टू नो द, सॉरी इनकरेक्ट चूज करना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज रूल सिंपल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। आपको पता है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल होता है, ठीक है, ये आपको है, ये आपका है क्या, करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये फोर्स है। तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट से हम लोग करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और क्या हम लोग फोर्स का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो ये जो है वो आंसर, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये सही है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल इज इशू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू करंट करेंट कंडक्टर। ये भी बात सही है। ये देखिए हम लोग का थंब है, थंब जो है आपको क्या बताता है, आपका थंब करंट का डायरेक्शन बताता है और ये आपका फोर फिंगर क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो इसके द्वारा भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी करंट करेंट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये भी सही है, आपका सेकेंड भी सही है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट इज दैट द डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन वेयर एज द अल्टरनेटिंग करंट रिवर्स डायरेक्शन। ये भी आपको पता है। एसी में मीन्स अल्टरनेटिंग करंट में है वो क्या होता है, पोलरिटी अपना चेंज करते रहता है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बट जो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, वन डायरेक्शन, यानी ये यूनी डायरेक्शनल होता है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपना पोलरिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करता है। तो आपका सी भी सही हो जाएंगे। ओके, इन इंडिया द एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 150 सेकेंड। इन इंडिया यानी हमारे भारत में देखा जाए तो अल्टरनेटिव करंट का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो 50 हर्ट्ज है। क्या है, 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है और 220 से लेकर के 240 तक है वोल्टेज। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा 14 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। ओके, तो 14 का जो आंसर होगा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट फाइंड करने के लिए बोला था। आपके 3 आंसर सही हुए बट डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा था। ओके, 15 में हम लोग आ जाते हैं। 15 में बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर का आपको बताना है कि यूनिट क्या होता है। हालांकि पावर को हम लोग वाट में भी मेजर करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे पावर आपको बोले इलेक्ट्रिक पावर, तो P इज इक्वल टू होता है VI होता है, ठीक है, क्या होता है, P इज इक्वल टू जो होता है वो VI होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, आपको पता है कि वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं और I को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा वो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि P इज इक्वल टू और भी फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू VI भी होते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, P इज इक्वल टू आपका क्या होता है V स्क्वायर अपन R होता है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं पावर का, पावर को फाइंड करने के लिए। बट ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो, पावर निकाल रहे हो, इलेक्ट्रिक पावर निकाल रहे हो, ठीक है। तो जैसा आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला उसमें इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा 15 का आंसर हो जाएगा आपका VI यानी वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। मीन्स आपका आंसर जो होगा वो 15 का ए होगा, है ना, वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ओके, 16 में हम लोग देख लेते हैं स्टडी द ग्राफ आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको ग्राफ है, आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आपको पता है कि ये जो है आपका 16 में ये देखिए ये नॉर्थ और साउथ है। तो नॉर्थ और साउथ ये आपका है बॉर मैग्नेट है। बॉर मैग्नेट का जो 2 तरीके का डायरेक्शन होता है, एक इंटरनल डायरेक्शन होता है और एक एक्सटर्नल डायरेक्शन होता है। साउथ जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नली बोला जाए तो नॉर्थ टू साउथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बट इंटरनली बोला जाए तो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो ये 2 डायरेक्शन होते हैं इसके, ये हो गया आपका नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नल और ये हो गया आपका इंटरनल। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है बार मैग्नेट में, एक्सटर्नल जो होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है और इंटरनल जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ होता है। बट यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखना है, इट रिप्रेजेंट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस
ये आपके नहीं होंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं करना, क्योंकि डिटेक्ट थोड़े ना हमको पता करना है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके रीज़न थोड़े ना ये बता रहा है, नहीं। इट रिप्रेजेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका नहीं होगा। इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट ट्रेस बाय आयरन फिलिंग। यस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो आयरन फिलिंग का है बार मैग्नेट के पास। जब आप आयरन फिलिंग ले जाएंगे, ठीक है, तो आयरन फिलिंग जब ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो इसके आंसर 16 का हो जाएगा आपका आंसर। 16 का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ओके, इट इज ए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट ट्रेस बाय आयरन फिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और है आपको लास्ट, मैं सारा इसमें ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ। आपको सेकंड पार्ट आएगा, उसमें सारा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको ये सारा सब ऑब्जेक्टिव है और पार्ट 2 में सारा सब्जेक्टिव रहेगा। 17 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है और दूसरा रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन में बोल रहा है बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन इन एडिशन टू H- आयन। ये बात सही है कि हर एक सॉल्यूशन में एसिड भी होता है और एक बेस भी होता है। ये डिपेंड करता है कि H+ आयन किस में ज़्यादा है और OH- किस में ज़्यादा है, दोनों मौजूद होते हैं उसमें। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन इन एडिशन टू OH- आयन, ये सही है। ठीक है, तो बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन भी होता है और H+ आयन भी होता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा OH- आयन होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या ये बेसिक सॉल्यूशन है? होते तो दोनों होते हैं, H+ आयन भी होते हैं और OH- भी आयन होता है, बट OH- कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं कि वो बेसिक इन नेचर है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो पहला तो ये आपका सही बोल रहा है, ये सही है। उसके बाद रीजन क्या बोला, इन दिस सॉल्यूशन H+ आयन आर ग्रेटर देन OH- आयन। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो बेसिक पहले ही बोल दिया है, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन बोल दिया है, तो आप ही बताइए कि ये H+ आयन कैसे ग्रेटर होगा? क्योंकि मैं आपको बताया कि बेसिक सॉल्यूशन में H+ भी होते हैं और OH- भी होते हैं, बट जिसका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वो उस नेचर का होता है। अगर एसिड में H+ आयन ज़्यादा रहेगा तो वो एसिडिक होगा, बेस में OH- आयन रहेगा तो वो बेसिक होगा। बेसिक में H+ आयन और H- आयन दोनों, OH- आयन और H+ आयन दोनों होते हैं, बट OH- का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको बेसिक बोलते हैं। तो ये सही है, बट ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, क्योंकि बेसिक में OH- आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है H+ आयन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपका ये ए सही है और गलत है। तो क्या हो जाएंगे आपके आंसर? 17 का सी हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 17 का सी हो जाएगा आपका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 20 में देख लेते हैं हम लोग। असर्शन, यहां पे देखिए असर्शन आपका दिया हुआ, सेफ्टी फ्यूजेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये तो आपको पता है, सही बात है, क्योंकि जो फ्यूजेज होती है हमारे घरों में, जो फ्यूजेज इस्तेमाल किया जाता है हमारे घरों में, वो क्या चीज़ का होता है? लेड और टिन का होता है। ठीक है, हाई रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो लेड और टिन का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो अगर ज़्यादा, क्योंकि हर फ्यूज का एक स्पेसिफिक होते ही है कि उसमें इतना अमाउंट में ही करंट पासेस होगा। अगर इससे ज़्यादा पासेस होगा तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएंगे, और जब फिर डिफ्यूज करेंगे तो हमारे मोर अमाउंट में करंट जो होगा वो पासेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लेड और टिन के एलॉय का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये तो राइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। रीजन में सेफ्टी फ्यूजेज शुड बी रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट। अभी बताइए कि सेफ्टी फ्यूजेज अगर करंट को रेसिस्ट कर देगा तो करंट आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, डिफिनिट है कि बढ़ेगा ही नहीं। और जब बढ़ेंगे नहीं तो हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो प्रॉपर वे में रन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि करंट को रेसिस्ट करेगा फ्यूज, तो डेफिनेट है कि करंट आगे पासेस ही नहीं होगी, और जब पासेस नहीं होगा तो डेफिनेट है कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस प्रॉपर वे में चलेंगे ही नहीं। समझ गए यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका
रेसिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट, ये तो फॉल्स हो गया ना इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हो गया फॉल्स, और बट क्या हो गया, असर्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। तो असर्शन राइट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द आंसर इज सी। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, मीन्स है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, दैट्स ऑल, मैं आपको यहाँ तक करा दिया। अगर कोई भी आपको कोई डाउट होता है तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको और भी डिमांड है किसी और रिलेटेड सब्जेक्ट से तो आप बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, थैंक्स, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।